आप सभी का अभिवादन, स्वागत। आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है हॉब्स का सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इस पर आगे बढ़ने से मैं अपना परिचय दे दूं। मैं राजेश गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। तो हम जिस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं वो आज है हॉब्स के सामाजिक समझौते संबंधी विचार। हॉब्स का जो जीवन परिचय है और उसकी जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में चर्चा मैं पूर्व के वीडियो में कर चुका हूं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं हॉब्स का सामाजिक समझौता। हम जानते हैं, मैंने आपको जीवन परिचय में बताया था कि हॉब्स निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था। जब 1649 में क्रोमवेल, जो गणतंत्रीय शासन का समर्थक था, उसने इंग्लैंड में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की और राजतंत्र के स्थान पर जब गणतंत्रीय शासन आया तो हॉब्स उसका विरोध करता है। हॉब्स गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के स्थान पर राजतंत्र का वो समर्थक था और राजतंत्र अर्थात कानूनी संप्रभुता को स्थापित करने के उद्देश्य से, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत देता है और इसके माध्यम से वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करना चाहता है। जो इंग्लैंड में 1629 में से संसद और राजा के मध्य जो संघर्ष चला, 1640 में वो संघर्ष और अधिक बढ़ गया और 1649 में जो संसद के अधिकारों का जो समर्थन कर रहे थे, वो जो नेता थे क्रोमवेल, उसने वहां के जो राजा हैं चार्ल्स प्रथम को हटाकर गणतंत्रीय शासन की स्थापना की और चार्ल्स प्रथम को मृत्युदंड दे दिया गया। इसका हॉब्स विरोध करता है कि हॉब्स चार्ल्स प्रथम का मार्गदर्शक था, समर्थक था और वो इंग्लैंड में गणतंत्रीय शासन व्यवस्था के आने और राजतंत्र के चले जाने का वो विरोध करता है, क्योंकि वो राजतंत्र का प्रबल समर्थक है और राजतंत्र की प्रबल समर्थक होने की वजह से निरंकुश राजतंत्र को स्थापित और से सफल बनाने के उद्देश्य से उसने वो अपना सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हॉब्स को हम वैज्ञानिक राजनीति का पिता बोलते हैं, यांत्रिक राजनीति का पिता बोला जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हॉब्स अपने राजनीति जो विचार हैं उनमें वो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। हॉब्स का के परम मित्र थे गैलीलियो। विज्ञान में बहुत बड़ा नाम है गैलीलियो का, तो वो गैलीलियो से प्रभावित हैं। विलियम हार्वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उनसे प्रभावित होकर, गैलीलियो से प्रभावित होकर, विलियम हार्वे से प्रभावित होकर वो राजनीति में कहीं न कहीं वैज्ञानिक नियमों का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके राजनीति में अपने सिद्धांतों का वो प्रतिपादन करते हैं। इसीलिए हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा जाता है। वो किस वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी चर्चा हम अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत में करने वाले हैं। गैलीलियो और विलियम हार्वे से प्रभावित होकर वो भी ये कहते हैं कि जो सृष्टि का जो मूल पदार्थ है, वो सृष्टि का जो मूल पदार्थ है वो अणु है, अर्थात सृष्टि की जो प्रत्येक जो वस्तु है वो अणुओं से बनी हुई है। और चूंकि मनुष्य भी सृष्टि का एक तत्व ही है, इसलिए मनुष्य भी अणुओं से बना है और अणु स्वयं गतिशील होते हैं, ये खुद अपने आप गति करते रहते हैं। तो चूंकि मनुष्य भी इन्हीं गतिशील अणुओं से बना हुआ है, इसलिए मनुष्य भी आणविक है और चूंकि जो समाज का निर्माण भी मनुष्यों से हुआ है, इसलिए समाज भी आणविक है। और आगे वो कहता है, क्योंकि मनुष्य में हृदय होता है और हृदय
उन गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है जो उसे सामान्य रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए हॉब्स के अनुसार आत्मरक्षा, खुद को सुरक्षित रखने की इच्छा। यदि आत्मरक्षा की जो इच्छा है, इसके कारण जो हृदय वो सामान्य रूप से गति करता है। यदि मनुष्य में भय है, डर है, कोई आशंका है, तो हृदय तेज गति से चलने लगेगा। लेकिन यदि आत्मरक्षा है, उसको इस बात का आभास है कि मैं सुरक्षित हूं, तो वो उसकी हृदय की जो गति वो सामान्य रूप से चलती है। तो हॉब्स सबसे पहले इसी बात को बोलता है कि मनुष्य में आत्मरक्षा की प्रवृत्ति पाई जाती है। मनुष्य में मुख्य रूप से आत्मरक्षा के अलावा यश और भय, ये 3 प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं ये देखने को मिलती है। और इनमें से जो आत्मरक्षा की प्रवृत्ति है, ये मनुष्य की हृदय की जो गति है वो सामान्य रूप से रखने में मदद करती है। इसी वैज्ञानिक नियम के आधार पर मनुष्य के सामाजिक समझौते का सिद्धांत आधारित है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ये बातें बताई हैं। अब बोलता है आगे, हॉब्स आगे बोलते हैं कि वो एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था की कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना सामाजिक समझौते का सिद्धांत देना है। इस सिद्धांत के आधार पर उनको निरंकुश राजतंत्र की जो विचारधारा है उसका वो समर्थन करना चाहते हैं। और चूंकि अपने सिद्ध की पुष्टि के लिए उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया है, और इसके लिए वो एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था की कल्पना करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था। मैंने कल्पित इसलिए बोला है क्योंकि हॉब्स बोलते हैं कि यह व्यवस्था दार्शनिक रूप से सही हो सकती है, ऐतिहासिक रूप से इसके प्रमाण नहीं है कि कोई भूतकाल में कोई ऐसी व्यवस्था रखी होगी, कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन हॉब्स ने अपने सामाजिक समझौते को स्थापित करने के लिए, अपना सिद्धांत देने के लिए, उसने इसको एक कल्पना के रूप में स्वीकार किया है। वो कहते हैं कि ऐतिहासिक रूप से प्रमाण नहीं है, व्यवस्था सही हो या न हो, लेकिन दार्शनिक रूप से ऐसा हुआ होगा, ऐसा हॉब्स मानते हैं। तो सबसे पहले वो कल्पना क्या कर रहे हैं, एक कल्पित प्राकृतिक अवस्था। इस प्राकृतिक अवस्था में उस समय जो मनुष्य था, उसका जो जीवन था वो एकाकी, दीनहीन, पाश्विक, क्षणिक, क्षणभंगुर जिसे बोलते हैं, ऐसा था उस समय प्राकृतिक अवस्था में। मनुष्य एकाकी था, दीनहीन था, पाश्विक था, क्षणभंगुर था। उनमें मनुष्य में जो सबसे जो उस समय प्रवृत्ति थी वो आत्मरक्षा की थी। भाई अपनी रक्षा करो, आप आत्मरक्षा का अधिकार था उस समय, भाई अपनी रक्षा कर लो। क्योंकि उस समय वहां पर न तो राज्य नहीं था, समाज नहीं था, सरकार नहीं थी, नैतिकता नहीं थी, सभ्यता नहीं थी, संपत्ति नहीं थी, निजी कानून नहीं था, कुछ भी नहीं था उस अवस्था में जो एक राज्य होने के लिए जरूरी है। केवल उस समय वहां पर लोगों को आत्मरक्षा का अधिकार था, अपनी आत्मरक्षा करनी है, अपने हित के बारे में सोचता है। इसलिए उस समय मनुष्य का जो मनुष्य था वो कैसा था, स्वार्थी भी था, एकाकी, दीनहीन, पाश्विक, केवल अपनी रक्षा के बारे में सोचना है, इसके लिए आप कुछ भी कीजिए। इसीलिए जो ये अवस्था थी वो संघर्ष की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था। संघर्ष की अवस्था क्यों थी, क्योंकि यहां पर लगभग हर मनुष्य समान थे, कोई शारीरिक रूप से बलशाली था, कोई मानसिक रूप से मजबूत था। जब बराबर होंगे और आत्मरक्षा करनी है तो कहीं न कहीं संघर्ष के द्वारा ही खुद को व्यक्ति बचा सकता था। इस प्रकार ये जो अवस्था थी अराजकता की अवस्था थी। कैसी अवस्था थी, अराजकता की अवस्था थी, संघर्ष की अवस्था थी। एक व्यक्ति दूसरे को मार रहा है, संघर्ष कर रहा है, झगड़े वाली। क्यों, क्योंकि ऐसी सभी व्यक्ति को जो उस समय प्राकृतिक अवस्था में थे उनको अपनी आत्मरक्षा की चिंता थी, खुद को बचाना था।
ऐसी प्राकृतिक अवस्था में एक ही अधिकार था लोगों के पास, क्या था? आत्मरक्षा का अधिकार। इस प्राकृतिक अवस्था में एक तो प्राकृतिक अधिकार था, लेकिन कुछ उस समय प्राकृतिक नियम भी थे, प्राकृतिक कानून जिसे बोलते हैं, वो भी प्रचलित थे। जैसे प्राकृतिक कानून, एक तो होती है राज्य का कानून, उसमें जो राज्य जो कानून बनाएगा, जो राजा है या जो राज्य है, जो सरकार जो कानून बनाती है, उसे राज्य विधि कहा जाता है। लेकिन प्राकृतिक कानून माने जो मतलब प्रकृति द्वारा जो कानून चल रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हॉब्स 2-3 प्राकृतिक कानूनों की चर्चा भी करता है। जैसे हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए, और यदि व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करनी है तो आत्मरक्षा करने के लिए उसे क्या जरूरी है? एक सत्ता का होना जरूरी है, एक शासक का होना जरूरी है। वही तो अपनी व्यवस्था से कानून बनाकर उनकी रक्षा करेगा। तो अपनी आत्मरक्षा के लिए एक संप्रभु, एक शासक का होना जरूरी है, और जब शासक होगा तो अपनी आत्मरक्षा के लिए उसे अपने अधिकारों का समर्पण करना भी जरूरी है। भाई, हमें जो अधिकार प्राप्त हैं वो सभी को समान रूप से प्राप्त हैं, होने चाहिए। तो इसका दायित्व शासक का है, इसलिए अधिकारों का जो समर्पण है वो शासक के पास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें इस अराजकता की जो अवस्था है, संघर्ष की जो अवस्था है, उससे हमें मुक्ति पानी है। तो प्राकृतिक कानून का मतलब है बुद्धि के नियम, बुद्धि के नियम, विवेक। तो ये कुछ विवेक के नियम थे वहां पर। कुछ हर जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें कुछ लोग समझदार भी थे। जब उनको लगने लगा कि ये अराजकता की अवस्था बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, संघर्ष ज्यादा चल रहा है, तो सब लोग फिर एक जगह सभा के रूप में एकत्रित हुए, और एक व्यक्ति ने ये कहा कि मैं सारे अधिकार एक शासक को सौंप देता हूं, एक व्यक्ति को सौंप देता हूं, इस शर्त पर भी आप भी उसको सौंप दोगे। क्योंकि शासक के पास भी शक्ति होना जरूरी है। शासक के पास भी जब तक जनता का विश्वास नहीं होगा, लोगों का विश्वास नहीं होगा, लोग अपने अधिकारों का समर्पण नहीं करेंगे उसके बाद, तब तक वो शासन नहीं चल पाएगा। तो जब अराजकता की स्थिति ज्यादा हो गई तो कुछ लोगों ने अपने इस जो प्राकृतिक कानून है, बुद्धि के नियम है, जो विवेक है, उनका प्रयोग किया, और उन्होंने एक सभा बुलाई। सभा में जब एक व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैं अपने सारे अधिकार एक व्यक्ति को सौंपता हूं, और वो व्यक्ति कौन होगा? जो शासक बनेगा, लेकिन शर्त क्या है? आप भी उनको अपने अधिकार सौंप दीजिए। तो जब प्राकृतिक कानून के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर कुछ चतुर लोग, कुछ समझदार लोगों ने जब ऐसा फैसला किया, तो सभी लोगों ने अपने जो अधिकार थे उस शासक को सौंप दिए कि हम अपने अधिकार आपको दे रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारे जो आत्मरक्षा का जो अधिकार है उसकी रक्षा आपको करनी है। तो इस प्रकार जब सब लोगों ने अपने अधिकार शासक को सौंप दिए, तो वो जो शासक है उसका नाम रखा गया लेवियाथन, वो शासक है। ये समझौते का भाग नहीं है, समझौता नहीं कर रहा है, समझौते का परिणाम है। लोगों ने समझौता किया है, लोगों ने समझौता करके किसको सुना है? शासक। शासक जो है वो कौन है? लेवियाथन, दैत्य तिमिंगिल भी बोलते हैं इसे, तिमिंगिल। ये शासक के रूप में बन गया। कब बन गया? जब लोगों ने अपने सारे अधिकार इसको सौंप दिए। तो देखो, अब तक जो न राज्य था, न सरकार था, न समाज था, न कानून था, न नैतिकता थी, जैसे ही शासक बन गया ये सब की स्थापना हो गई। क्यों? क्योंकि एक राज्य होने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, मैं आपको बता चुका हूं। राज्य होने के लिए एक तो आपके पास भूभाग होना जरूरी है,
दूसरा है जनसंख्या, तीसरा है उसके पास सरकार, और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति। ये चार चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर भूभाग है, जनसंख्या है, लेकिन सरकार नहीं थी। जैसे शासक बन गया, लेवियाथन आ गया, शासक को लोगों ने अधिकार सौंप दिए तो सरकार बन गई। और चूंकि अधिकारों का समर्पण शासक के पास हो गया, शासक को शक्ति दे दी गई कि आप हमारे आत्मरक्षा के अधिकार को देखते हुए, हमारे हितों को देखते हुए आप कोई भी निर्णय ले सकते हो और लोग उस निर्णय का पालन करेंगे। तो उसके पास, शासक के पास क्या आ गई? संप्रभुता की शक्ति। तो इस प्रकार जैसे ही शासक को शक्ति मिली, लोगों ने अपने अधिकारों का समर्पण कर दिया, इसको निर्णय लेने की शक्ति दे दी गई, उसी प्रकार उसी रूप में क्या बन गया? राज्य बन गया। इसके पास कानून निर्माण की शक्ति हो गई और कानून के आधार पर वहां के लोग जीवन यापन करेंगे, तो समाज भी बन गया और स्वयं तो सरकार है ये। तो इस प्रकार समाज, राज्य और सरकार तीनों बन गए जब शासक के रूप में लेवियाथन आ गया। इसको दैत्य राक्षस भी बोला गया, लेवियाथन। इस प्रकार ये सरकार, राज्य और समाज बन गया। तो कल्पित प्राकृतिक अवस्था है, अराजकता की स्थिति है, संघर्ष की स्थिति है, लोग लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष झगड़ा कर रहे हैं, मनुष्य का जीवन एकाकी है, दीनहीन है, पाशविक है, क्षणभंगुर है, पता नहीं कब कौन किसको मार दे, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार है। उस समय प्राकृतिक अवस्था में संसाधन कम थे, लोगों की संख्याएं ज्यादा थी, जनसंख्याएं ज्यादा थी। तो संसाधन कम होंगे, उन संसाधन की प्राप्ति के लोग क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे, झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, क्योंकि आत्मरक्षा का अधिकार है वहां पे। लेकिन कुछ वहां पर बुद्धि के नियम भी हैं, विवेक भी है। तो कुछ समझदार, वो जो बुद्धि के नियम, उनकी संख्या 19 है, जिसमें 2-3 तो प्रमुख हैं। हॉब्स बताता है कि यदि हमें अपनी प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पानी है, जो अराजकता की स्थिति है उसे मुक्ति पानी है, तो हमारे प्राकृतिक अधिकारों का हमें त्याग करना होगा, एक शासक बनाना पड़ेगा, अपने सारे अधिकारों का समर्पण उसे करना पड़ेगा और शासक के नियमों के अनुसार ही हमें जीवन संचालित करना पड़ेगा। तो कुछ समझदार लोगों ने जब ऐसा किया, एक सभा बुलाई, अपने अधिकारों का समर्पण शासक को कर दिया, उसका नाम लेवियाथन, दैत्य तिमिंगल या दैत्य राक्षस रखा गया। तो सरकार भी बन गई, समाज भी बन गया और राज्य भी बन गया। और उसने राज्य के लिए जो शब्द यूज किया है उसका नाम है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। तो इस प्रकार राज्य अस्तित्व में आ गया। तो कल्पित प्राकृतिक अवस्था में जो मनुष्य का स्वभाव मैं आपको बता चुका हूं, मनुष्य के स्वभाव के बाद ये कॉमनवेल्थ, समाज, राज्य, सरकार के रूप में व्यवस्था स्थापित हो गई। इसमें वो बोलता है कि जो अब जो शासक बन गया है, ये इसका प्रत्येक शब्द कानून है, वो जो भी आदेश देगा लोग उसका पालन करेंगे, उसकी बात लोगों को माननी पड़ेगी। यही न्याय का स्रोत है, यही विधि का निर्माता है, कानून बनाने वाला है। हॉब्स बोलता है कि बिना तलवारों के शब्द कोई मायने नहीं रखते, अर्थात डर होना जरूरी है, लोग डर से नियमों का पालन करते हैं। तो इस प्रकार जो हॉब्स कहता है कि जो शासक आएगा अस्तित्व में समझौते के बाद, उसकी हर बात को लोगों का मानना, लोग उस बात को मानेंगे, लोग उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका प्रत्येक शब्द कानून है, प्रत्येक शब्द उसका आदेश है। यहां तक बात आ गई। फिर वो एक बात बोल देता है, क्योंकि हॉब्स इंग्लैंड में उदारवादी दर्शन देखने को हमें मिलता है। तो यहां तक जो विचार देखे हमने हॉब्स के, वो एक सर्वाधिकारवाद हमें नजर आ रहा है, तानाशाही व्यवस्था नजर आ रही है, हर व्यक्ति को शासक की बात मानना जरूरी है, लोगों को हर आदेश मानना जरूरी है। लेकिन कहीं न कहीं जो उदारवादी दर्शन है इंग्लैंड का, अब हॉब्स के दर्शन में नजर आता है, हॉब्स के चिंतन में नजर आता है, जब वो आगे की बात कहने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हॉब्स लोगों को एक बार विरोध करने का अधिकार देता है। वो कहता है कि यदि शासक लोगों को जीवन के अधिकार से वंचित करे,
लोगों को हवा पानी भोजन से वंचित करे, यदि उनका जीवन का अधिकार संकट में हो तो लोग शासक का विरोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार जैसे ही ये बोलता है कि यदि लोगों का जीवन का अधिकार संकट में है तो लोग शासक का विरोध कर सकते हैं, त्यों ही होब्स सर्वाधिकारवादी से व्यक्तिवादी हो जाता है। व्यक्तिवादी मतलब जो व्यक्ति को साध्य मानते हैं, जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इस प्रकार होब्स के दर्शन में सर्वाधिकारवाद और व्यक्तिवाद हमें दोनों देखने को मिलते हैं। सर्वाधिकारवाद के द्वारा निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर दें, शासक का प्रत्येक शब्द कानून है, लोगों को उसकी बातें मानना जरूरी है। लेकिन जैसे ही वो बोल देते हैं होब्स कि जो शासक है यदि लोगों को जीवन के अधिकार से वंचित करे तो लोग उसका विरोध कर सकते हैं, तो यहाँ पर होब्स सर्वाधिकारवादी से व्यक्तिवादी हो जाता है। तो होब्स की जो प्राकृतिक अवस्था है जहां पर समाज नहीं है, राज्य नहीं है, सरकार नहीं है, उस अवस्था को प्राक सामाजिक अर्थात प्राक सामाजिक और प्राक राजनीतिक भी कहा गया है, क्योंकि न समाज है न राज्य है। और जैसे ही शासक बन गया और वहां सरकार, समाज और राज्य बन गया, वो अवस्था सामाजिक और राजनीतिक दोनों प्रकार से उचित सही सिद्ध हो गई। अर्थात समाज ही बन गया, राज्य और सरकार सभी बन गए, कानून आ गया,